नमस्कार प्रिय छात्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज की इस वीडियो में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, पहला हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट युक्त न्यूक्लियस एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में अपने ओवन एक्सिस पर स्पिन करता है तो वह डिफरेंट डायरेक्शंस में नीमन डायग्राम के अनुसार वह स्पिन करता है। ध्यान दीजिए आप, इसमें प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस की जो डायरेक्शन है वो तय नहीं है। कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं ना। यानी एक्सटर्नल फील्ड की अब्सेंस में ये जो स्मॉल मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं ना प्रोटॉन्स, ये किसी भी डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी विदाउट एन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द न्यूक्लियस स्पिन्स आर रैंडम इन डायरेक्शंस। ओके, जब प्रोटॉन को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन्स में सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वह इंट्रैक्शन करता है। फलस्वरूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष दो प्रकार के ओरिएंटेशन प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए आप, ये डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। इसमें प्रोटॉन क्या कर रहा है, कुछ प्रोटॉन तो क्या है, कुछ प्रोटॉन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये वाले, ठीक है ना। और कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। इन दोनों ओरिएंटेशंस को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अलाइनमेंट विद द फील्ड, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखण, और दूसरा है अलाइनमेंट अगेंस्ट द फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध संरेखण। ओके, यदि प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखण करता है, अलाइनमेंट करता है, तो ये ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है तथा कुछ ऊर्जा को वह मुक्त कर पुनः लो एनर्जी स्टेट में आ सकता है। ओके, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रोटॉन के स्थानांतरण को हम फ्लिपिंग कहते हैं। फ्लिपिंग नाम दिया गया है, यानी वन एनर्जी स्टेट से अदर एनर्जी स्टेट में प्रोटॉन के ट्रांसफर को हम फ्लिपिंग कहते हैं। और इस फ्लिपिंग की जो आवश्यक एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका मान होता है डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू। और ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा क्या होती है, ये ऊर्जा रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है ना, उसके अंतर्गत ही ऑब्जर्व होती है। यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है ना, उसकी ऊर्जा के द्वारा एक प्रोटॉन का फ्लिपिंग होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में प्रोटॉन का जो ओरिएंटेशंस हैं उसको हम 2i+1 फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। 2i+1, i यहाँ पर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, i का मान, हाइड्रोजन के लिए होता है 1/2 होता है। तो क्या होगा हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए संभावित दो ओरिएंटेशन है वो क्या होंगे, 2 होंगे, अर्थात +½ और -½ दो हो जाएंगे, जिसको हम एल्फा जीवन स्तर और बीटा जीवन स्तर के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए इसमें आप ये स्पिन क्वांटम नंबर हाइड्रोजन के लिए I = ½ एनर्जी ऊपर इंक्रीज हो रही है, ये दो स्टेट में डिवाइड हो गया, -½ में और +½ में। ये बीटा लेवल है, ये एल्फा लेवल है। ये स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ जो अप्लाई कर रहे हैं अपन ना, B0 यहाँ पर है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इनमें एनर्जी डिफरेंस है ये वाला, ये है एच न्यू के बराबर, डेल्टा ई बराबर क्या है, एच न्यू की इक्वल है।
ओके। अब जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो क्या करता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो है ना रेडिएशंस उसको वो एमिट करता है, और उस एमिटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो है वो उस अप्लाइड जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड कितना था B0 उसके प्रोपोर्शनल होती है, जिसको हम निम्नलिखित फॉर्मूले द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू इक्वल टू गामा B0 अपॉन 2 पाई। ओके, यहां पर न्यू क्या है, एमिटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। B0 जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करता है, और गामा जो है वह है मैग्नेटो गैलिक रेशियो, जो क्या शो करता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एवं एंगुलर मोमेंटम का एक अनुपात है गामा। ओके, अब देखिए, अब जो महत्वपूर्ण जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है एनएमआर के अंदर वो हमारे प्रोटॉन एनएमआर है, जिसको हम बोलते हैं PMR भी बोलते हैं इसको, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको 1S बोलते हैं, 1S स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, द मोस्ट कॉमन फॉर NMR is based on the hydrogen यानी 1s न्यूक्लियस और प्रोटॉन। It can give information about the structure of any molecule containing hydrogen atoms. Okay, अब देखेंगे हम 1H NMR स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन है, यानी उसकी जो व्याख्या है वो किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला इसमें देखो, आप ध्यान दीजिए, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स, यानी NMR स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल प्राप्त होते हैं वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है ना, वो क्या है, किसी यौगिक के कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे NMR स्पेक्ट्रम में उतने ही प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे। ओके, सेकंड है पोजीशन ऑफ सिग्नल, यानी NMR स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल की पोजीशन क्या होगी, वो सिग्नल कहाँ प्राप्त होगा, अर्थात NMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त सिग्नल की पोजीशन विभिन्न प्रकार के प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, एलिफेटिक, एरोमेटिक, प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी, कार्बन, ऑक्सीजन और हेलोजन से लगे हुए हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है, और इस कारण से क्या होगा, इस कारण से NMR सिग्नल वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर प्राप्त होंगे। ठीक है, तीसरा है रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, सिग्नल का या संकेतों का सापेक्षिक जो तीव्रता है उनकी क्या होगी वो। ओके, ये शो करता है कि उस सिग्नल यानी NMR स्पेक्ट्रम जो सिग्नल शो हो रहा है वो सिग्नल में कितने प्रोटॉनों का वो सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है। इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उनकी संख्या के आधार पर, प्रोटॉन्स की नंबर के आधार पर ही उस सिग्नल की इंटेंसिटी डिटरमाइन होती है। जितने अधिक प्रोटॉन होंगे उस सिग्नल में उतने ही अधिक उस सिग्नल की इंटेंसिटी होगी। ओके, चौथा पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, यानी संकेतों का विपाटन। किसी NMR सिग्नल का एक से अधिक पिक्स में स्प्लिटिंग एडजेसेंट या निकटवर्ती प्रोटॉनों की नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी उस जो प्रोटॉन है पास पास कितने प्रोटॉन हैं उन प्रोटॉन की जो संख्या है उसी को ही वह जो सिग्नल है उसकी स्प्लिटिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। यदि एडजेसेंट एटम पर इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट हो, सभी प्रोटॉन क्या हो, सभी प्रोटॉन इक्विवेलेंट हो, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन के कारण NMR जो सिग्नल है वो क्या होगा, NMR सिग्नल N+1 पिक्स में विपाटित यानी स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यदि एडजेसेंट एटम्स पर असमतुल्य नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट हैं तो NMR सिग्नल का स्प्लिटिंग जो है वो N+1 में और M+1 में हो जाती है, यानी N+1 मल्टीप्लाई में M+1
में वह सिग्नल वो स्प्लिट हो जाता है, उसका विपाटन हो जाता है। एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त सिग्नल अणु में उपस्थित इक्विवेलेंट प्रोटॉन के विभिन्न ग्रुप्स की व्याख्या करते हैं, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट वाले प्रोटॉन सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट वाले प्रोटॉन डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, जैसे हम देखो एग्जांपल लिया एथेन का C2H6, दोनों कार्बन सेम है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, 3 सेम है। तो ये क्या होंगे, 6 जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, और इस कारण से ये एनएमआर स्पेक्ट्रम में 6 हाइड्रोजन वो एक सिग्नल शो करेंगे, 1 सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे। एक अणु में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु के बंध कोण, बंध लंबाई, ध्यान दीजिए आप, उसके बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ समान हो, उसको बोलते हैं, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका एनवायरनमेंट सेम है। ऐसे हाइड्रोजन परमाणु को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स बोलते हैं। और इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, सभी प्रोटॉन क्या हो, इक्विवेलेंट हो, तो वो सिग्नल क्या होगा, उसका सिग्नल एनएमआर स्पेक्ट्रम में 100 होगा, 100 करेगा। इसके अलावा यदि अणु में एक से अधिक प्रकार के इन्वायरमेंट युक्त प्रोटॉन उपस्थित हो तो एक से अधिक प्रकार के एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। जैसे एथिल क्लोराइड लेते हैं एग्जाम्पल हम, C2H5Cl एथिल क्लोराइड। आप देखिए इसमें क्या है, इस क्लोरीन के कारण क्या होता है, इन दोनों हाइड्रोजन परमाणु का इन्वायरमेंट जो होगा वो इस तीनों हाइड्रोजन परमाणु से क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस क्लोरीन के कारण इन दोनों का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो इस तीनों हाइड्रोजन से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो क्या होगा इसमें 2 टाइप के प्रोटॉन होंगे, इनको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, असमतुल्य प्रोटॉन। तो क्या होगा, ये एनएमआर स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल देंगे। ओके, अगला हमारा है शील्डिंग एंड डिशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का परिरक्षण और प्रोटॉन का विपरिरक्षण। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ए न्यूक्लियस शील्ड्स द nucleus from the external magnetic field and the signal are upfilled in the NMR spectrum। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हाइड्रोजन परमाणु के चारों तरफ उच्च इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उपस्थित हो, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो, तो उस हाइड्रोजन परमाणु को अनुनाद की अवस्था में, रेजोनेंस स्टेट में लाने के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अर्थात वह हाइड्रोजन परमाणु हाई मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अप फील्ड में ही सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। उसको बोलते हैं शील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन का परिरक्षण बोलते हैं। दूसरा है डिशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ए न्यूक्लियस डिशील्ड्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड and the signals are downfield and in the NMR spectrum। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि प्रोटॉन के चारों तरफ या प्रोटॉन के पास एक ऐसा कोई अन्य एटम प्रेजेंट हो जो कि प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो घटाता हो, डिक्रीज करता हो, तो क्या होगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हमें कम आवश्यकता पड़ेगी, यानी लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर ही वह हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉन वह अनुनाद की अवस्था में आ जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम डाउन फील्ड, यानी लो फील्ड की रिक्वायरमेंट है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, इसके लिए उस हाइड्रोजन एटम को अनुनाद की अवस्था में लाने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाउन फील्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिशील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन्स। डिशील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन का विपरिरक्षण, जिसको हम निम्नलिखित डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहले वाले में क्या है, डीशील्ड हो रहा है, डाउन फील्ड हो रहा है,
ठीक है। जब सील्ड हो रहा है तब क्या हो रहा है, अनफिल्ड हो रहा है। तो एक कॉमन सी बात है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है केमिकल शिफ्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।